नमस्कार दोस्तों, कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे हिमांशु जोशी जी की कहानी सजा। लेकिन उससे पहले मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। आज सुनिए सजा। वह फिर आई थी आज। कल ही तो तार मिला था। क्षण भर वह हतप्रभ सी खड़ी रह गई थी। अपनी आंखों पर विश्वास ही न हुआ। जो कुछ लिखा गया है क्या वह सच है? गुलाबी रंग का कागज मरते हुए पक्षी के डरने की तरह उसकी कांपती अंगुलियों में थरथरा रहा था। होंठ खुले थे, आंखें पत्थर की तरह ठोस निश्चल। क्या हुआ दीदी? श्रुति भागती हुई आई, पर भावना जैसे शून्य में कहीं खो गई थी। धम्म से पलंग की पाटी पर बैठ गई। निचला होंठ दांतों के बीच दबकर नीला हो आया था। स्थिति की भयावहता देखकर श्रुति को साहस न हुआ कि आगे बढ़कर कुछ और पूछे। वह जड़वत खड़ी रही क्षण भर। भावना न जाने कब तक यूं ही पाषाण शिला सी पलंग पर बैठी रही। क्या हुआ दीदी? कुछ नहीं। किसका तार है? कोई उत्तर नहीं दिया भावना ने। मामा जी का? नहीं। फिर? भावना ने इस फिर का उत्तर देने की भी आवश्यकता न समझी। वह वैसी ही लेटी रही। देर तक कमरे में असह्य सन्नाटा रहा। अंत में चारों ओर जमी बर्फ की विशाल चट्टान को तोड़ती किसी तरह भावना बोली, श्रुति, मेरी अटैची में कपड़े रख दे। आज ही शाम की गाड़ी से चली जाऊंगी। कहाँ दीदी? अरे अभी बतलाया नहीं, दिल्ली जा रही हूँ। हमारी हेड मिस्ट्रेस को इन्फॉर्म कर देना। भावना की दृष्टि अब बार बार घड़ी के डायल की ओर जा रही थी। 9:15 बजे गाड़ी जाएगी। इस समय 8:25 हैं। रात को अकेली न रहना शुरू, जमाना बुरा है। सुक्को मौसी को जरूर बुला लेना। तुम खाना खा लेना, मुझे भूख नहीं। तू अपने एग्जाम की तैयारी क्यों नहीं करती? फाइनल ईयर है। अरे खड़ी खड़ी मुंह क्या देख रही है? तनिक तुनक कर भावना ने कहा तो श्रुति सहम सी गई। डरती डरती बोली, बिना खाना खाए ही चली जाओगी दीदी? हाँ। कुछ बांध दूं? नहीं। यूं ही हड़बड़ी में भावना चली गई तो श्रुति को सब अजीब अजीब सा लगा। एक विचित्र सी पहेली। दीदी ने यह भी नहीं बतलाया कि तार किसका था, क्या लिखा था। सुक्को मौसी बड़े कमरे में खर्राटे भरती हुई सो गई, पर श्रुति भावना के कमरे में बैठी देर तक पढ़ती रही। तभी पन्ने पलटते पलटते पता नहीं किस तरह पेन जमीन पर गिर पड़ा। उसे उठाने के लिए वह झुकी ही थी कि नीचे वही गुलाबी रंग का कागज मुड़ा तुड़ा पड़ा था। बड़ी सावधानी से फटे कागज की सलवटें ठीक करके पढ़ने का प्रयास किया। लिखा था रतन एक्सपायर्ड। नीचे दस्तखत की जगह किन्हीं विनोद नामक सज्जन का नाम अंकित था। तो जीजा जी चल बसे, श्रुति बुदबुदाई। फिर लाख कोशिश करने के बाद भी पढ़ने में मन न लगा। दीदी की आंतरिक व्यथा साकार होकर आंखों के आगे घूमती रही। सारी रात पड़ी पड़ी सोचती रही, जीवन भर दीदी को क्या मिला? जीजा जी द्वारा अपमानित होकर घर से निकाली जाने के पश्चात उन्होंने कितना कुछ नहीं सहा। उसे याद आया, वह बालकनी में बैठी जाड़ों की पीली पथराई धूप में गीले बाल सुखा रही थी। तभी किसी ने बताया, सुनो बिटिया, रतन ने दूसरी शादी कर ली है। दीदी ने सुने को अनसुना कर दिया, जैसे पहले से सब जानती हूं। उन्हें तनिक भी अचरज ना हुआ। दीदी चाहती तो क्या क्या नहीं कर सकती थी। कानून साथ था, बड़े मौसा जी जाने माने वकील, किंतु न जाने क्या सोचकर वह होंठ सिए चुप बैठी रही। मेरे प्रारब्ध में इतना ही सुख था तो अधिक कहां से आता? दीदी उड़ी उड़ी सी कभी दोहरा दिया करती थी। बड़े चाचा जी, मामा जी, बुआ जी सबने कहा दूसरी शादी करने के लिए, पर यहां भी भावना दीदी पहेली बनी चुप बैठी रही। कितना सहा दीदी ने, कितना कितना। श्रुति बिछौने में मुंह छिपाकर सिसकने लगी। कौन?
भावना बहू कब आई? ससुराल के रिश्ते की किन्हीं वृद्धा ने आंगन में पांव धरते ही पूछा। अभी माँ जी। तार दिया था बिन्नू ने? जी हाँ। अटैची थामे भावना क्षण भर वैसे ही खड़ी रही दरवाजे के पल्लू के सहारे, फिर चुपचाप भीतर चली गई। घर में कोहराम मचा था, परंतु भावना गूंगी बहरी सी चुप बैठी रही, न रोई न चिल्लाई, मूक दर्शक की तरह यंत्रवत सब देखती रही। वह औरत रो रही थी जिसे अब रतन की पत्नी कहते हैं, रतन जिसे ब्याह कर लाया था, जिसकी सूनी मांग में अब सूखे घाव की दरार सी पड़ गई है। भावना देखती रही, दुबला पतला सूखा शरीर, पीली देह। इसी के प्यार में पागल होकर रतन ने उसे कितनी यंत्रणाएं दी थीं, क्या क्या नहीं कहा था, क्या क्या नहीं किया था। जब सब असह्य हो गया तो एक दिन घर से भी निकाल बाहर किया था। पापा नहीं रहे तो फिर किसी का भी भय न रहा। 2 बच्चे बाहर खड़े थे। एक नन्हा सा किसी की गोदी में खरगोश की तरह दुबका बैठा था। अपनी माँ को रोती देखता तो स्वयं भी मुंह फाड़कर रोने लगता। यह वही घर था जहां भावना एक दिन दुल्हन बनकर आई थी। पापा कहते थे, अपनी भावना को हमने चंदा और करुणा से भी अच्छा घर दिया है, खूब सुख से रहेगी, राज रचेगी। कैसा राज रचाया, कितने सुख से बिताए 4 साल। भावना का हृदय यह सोचने मात्र से सिहर उठा। ढेर सारे गंदे कपड़े जिन्हें यहाँ बिस्तर की संज्ञा दी जा रही है, एक ओर पड़े हैं। पलंग टूटा हुआ है। मेज के एक पांव के नीचे ईंट का आधा टुकड़ा पड़ा है। रतन की बीमारी ने हमें कहीं का न रख छोड़ा। बर्तन भाड़े तक बिक गए। वृद्धा माँ कपाल पर हाथ रखे अपने फूटे कर्म को रो रही थी, किसी से कह रही थी। अंत में भाई तक मुंह बिरा गए। मौसी, मरते समय मेरे रत्तू के घर कफन तक के पैसे नहीं थे। भावना सुनती रही, 1-2 दिन तक चुप देखती रही। तीसरे दिन अपने घर लौटते समय जब रहा न गया तो बूढ़ी सास को एकांत में ले जाकर बोली, ये कुछ रुपए हैं माँ जी, क्रियाकर्म में लगा देना, बच्चों को दुख न देना। विनोद कह रहे थे बच्चों का स्कूल जाना छुड़वा दिया है, उन्हें फिर स्कूल भिजवा देना। जो कुछ बन सकेगा मैं करूंगी। बहू, यह तू क्या कह रही है? तेरे साथ उसने जो कुछ किया, उसके बाद तो जो कुछ उन्होंने किया उनके साथ ही चला गया माँ जी। पर इन अबोध बच्चों का क्या दोष? साथ लाई 2-3 साड़ियां भावना छोड़ गई, बच्चों के लिए कुछ रुपए भी। रिक्शे पर बैठती बैठती बोली, माँ जी कभी उधर चली आना, मन बहल जाएगा, हमें भी खुशी होगी। माँ तो बचपन में ही हमें छोड़कर चल बसी थी। जब से होश संभाला आपको ही माँ की ठौर पर पाया। बहू, अब तू इतना दुख ना दे, हमारे किए की इतनी बड़ी सजा नहीं। बूढ़ी सास का अब तक थमा बांध टूट बहा, उसके ऐसे धन्य भाग कहाँ थे? अपने किए पापों की सारी सजा भुगत गया। बहू, रिक्शे पर टूटी टहनी की तरह निढाल पड़ी भावना बैठी रही। मांग का सिंदूर न जाने कब कैसे पुछ गया था, उसका अब कोई निशान न था। पर हाँ, 9 साल लंबी थकान उसके मुरझाए मुखड़े पर आज अवश्य उभर आई थी। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं।